हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ इकोनॉमी करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स जैसे पॉलिटी, आपको डिफेंस एंड साइंस एंड टेक, इनके भी टॉपिक्स हो चुके हैं। तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, और इसका पहला टॉपिक हम देखते हैं प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बारे में। तो प्रोविजनिंग नॉर्म्स होता क्या है कि मान लीजिए किसी बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक। अगर ये लोन बैड एसेट में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि इसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रिकवर नहीं होता है, तो इस लोन का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज बैंक को रखना पड़ता है साइड में। जैसे कि मान लीजिए कि लोन 100 रुपए का था, तो इसका 15% या फिर 25%, 15% सिक्योर्ड लोन्स के लिए है और अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए 25% है फिलहाल, और वैसे ये चेंज होते रहता है। सो ये आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। तो 100 रुपए का 15 रुपए या फिर 25 रुपए अकॉर्डिंग टू लोन ये बैंक को रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोविजनिंग नॉर्म्स, और ये डिसाइड करता है कौन? आरबीआई। ये टाइम टू टाइम ये बताता है कि कितना परसेंट आपको रखना है। दूसरी चीज कि किस तरीके के अकाउंट पर प्रोविजनिंग नॉर्म्स को अप्लाई किया जाएगा। तो जो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 यानी कि SMA-2 ये अकाउंट्स होते हैं, इन पर ही प्रोविजनिंग नॉर्म्स को अप्लाई किया जाएगा। अभी अकाउंट होते क्या है, ठीक है, अभी हम देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहां पर देखेंगे कि आरबीआई के द्वारा एसेट क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि जो लोन है अगर वो चुकाए नहीं जाते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो, तो किस तरीके से उनको कैटेगराइज किया जाएगा। तो यहां पर कहा गया कि यदि प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नॉट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर तक इनमें से कुछ भी अगर नहीं दिया गया है, ठीक, या तो कुछ हिस्सा प्रिंसिपल का या फिर इंटरेस्ट, तो ऐसे अकाउंट जो होंगे वो SMA-0 यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 के नाम से जाने जाएंगे। वैसे अकाउंट जहां पर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 31 से 60 दिनों तक नहीं दिया गया हो, ठीक है, तो उसको SMA-1 के नाम से जानेंगे। अगर 61 से 90 डेज के बीच में इसको नहीं दिया गया हो, तब उसे SMA-2 के नाम से जानेंगे, और यही कैटेगरी होगी जहां पर प्रोविजनिंग नॉर्म्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगर 90 दिन से ज्यादा हो जाए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू हुए, तो ऐसे अकाउंट को हम NPA या नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से जानते हैं। और यदि NPA करीब 12 महीनों तक रह जाए, 12 महीनों या उससे कम समय तक NPA रह जाए, तब उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट के नाम से जानते हैं। और यदि सब स्टैंडर्ड एसेट ये 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड की ही कैटेगरी में रह जाए, यानी कि उसके बाद भी उसको ना चुकाया जाए, उस 12 महीने के बाद अगले 12 महीने के बीच में, तो उसको हम डाउटफुल एसेट के नाम से जानते हैं। और यदि बैंक या फिर कोई भी ऑडिटर, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर हो, या आरबीआई ये डिक्लेयर कर दे कि ये पैसा अब खत्म हो चुका है या लोन अब खत्म हो चुका है, इसकी रिकवरी अब नहीं हो सकती है, तब इसको लॉस एसेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है लोन्स का जो आरबीआई प्रोवाइड करती है, ये आपको याद होनी चाहिए। कैटेगरीज का नाम और इनके टाइम फ्रेम कि कौन से टाइम फ्रेम में अगर कितना नहीं दिया गया तो उसकी कैटेगरी क्या होगी। नेक्स्ट देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो यहां पर कोलकाता पोर्ट को रीनेम किया गया है, नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। एक तरीके से आप कहें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भाजपा से जुड़े, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्ट डायरेक्टली बीजेपी से जुड़े नहीं है। बीजेपी से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसके ये फाउंडर हुआ करते थे, बाद में उसी ऑर्गेनाइजेशन से बीजेपी का भी निर्माण हुआ। तो इनडायरेक्टली ये बीजेपी के फाउंडर आप कह सकते हैं या फिर इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, बट डायरेक्टली फाउंडर ये बीजेपी के नहीं थे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है, ओनली है। तो यहां ध्यान रखिएगा, कीवर्ड जो है वो मेजर पोर्ट भी है और ओनली भी है और एक रिवराइन भी है। तो हमारी इंडिया में टोटल मेजर पोर्ट 12 है। दो तरीके के पोर्ट होते हैं, एक होते हैं मेजर पोर्ट और एक होते हैं माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट को रेगुलेट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और माइनर पोर्ट को रेगुलेट करने का काम रिस्पेक्टिव जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है वो करती है। तो फिलहाल हमारे यहाँ मेजर पोर्ट 12 है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। तो इकलौता रिवराइन पोर्ट का मतलब ये रिवर पर है। रिवर कौन सा है? हुगली रिवर पर है ये। और इसके बाद यहाँ से रिवर जो जाके सी में मिलती है, और वहां पर एक और पोर्ट बनाया गया है जिसको डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉमर्शियल माइनिंग, कॉमर्शियल कोल माइनिंग। कुछ फैक्ट्स कोल के बारे में। रिजर्व की बात करें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व इंडिया के पास में है। प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना के बाद दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंडिया करता है। इंपोर्ट करने की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया। तो हम इतना इंपोर्ट ज्यादा क्यों करते हैं?
सबसे पहला रीजन कि इंडिया में पाए जाने वाले जो कोल होते हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। इनका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। इनसे एसेस वगैरह ज़्यादा निकलती है, यानी कि स्मोक, राख जिसको हम कहते हैं, वो कम निकलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें बाहर से अच्छी जो क्वालिटी वाले कोयले होते हैं उनको मंगाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कोल सेक्टर को या कोल माइनिंग को नेशनलाइज किया जाता है 1973 में बाई एन एक्ट, कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973। और ये काम और ये एक्सक्लूसिव राइट किसको दिया जाता है? कोल इंडिया लिमिटेड को दिया जाता है। और कोल इंडिया लिमिटेड ही ये एक पीएसयू है। इसको अब ये कोल से रिलेटेड कॉमर्शियल माइनिंग भी कर सकती थी। कॉमर्शियल माइनिंग का मतलब ये होता है कोयले को आप निकालें और मार्केट में ले जाके बेच दें। तो ये सारा काम जो था नेशनल कंपनी ही कर सकती थी, किसी प्राइवेट कंपनी को ये कॉमर्शियल माइनिंग अलाउ नहीं था। लेकिन प्राइवेट कंपनी को भी कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए जाते थे, लेकिन किस पर्पस के लिए? कैप्टिव माइनिंग उसको हम कहते हैं, उसको कहा जाता है कैप्टिव माइनिंग। तो जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अगर कोयले से करती है तो इसको कोयला चाहिए, तो इस कंपनी को एक ब्लॉक एलोकेट किया जाएगा, कोल ब्लॉक। अब यहाँ से निकलने वाला कोयला ये सिर्फ अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में ही लगा सकती है, इस कोयले को ये ले जाके बाहर नहीं बेच सकती। तो इस तरीके की व्यवस्था को कैप्टिव माइनिंग कहते हैं, जहां पर ये कंपनी इस कोयले को केवल अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है, बाहर इसको नहीं बेच सकती। इस प्रोविजन को भी खत्म कर दिया गया है। 2020 में एक नया अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसका नाम है मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसके द्वारा कमर्शियल माइनिंग को अलाउ कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी जो है वो कोयले को बाहर ले जाके बेच भी सकती है। इस एक्ट के द्वारा दो और एक्ट अमेंडमेंट किए गए, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एंड कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015। ठीक है, तो करंट स्टेटस, कोल माइनिंग इज अलाउड इन इंडिया। 1991 के बाद देखेंगे कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया और इसके तहत जो पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनियां थी, इनको बेचना स्टार्ट किया गया, यानी कि शेयर डाइल्यूट किया जाने लगा। तो अब यहाँ पर ये मैटर आया कि कौन सी कंपनी है जिसमें शेयर डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली वो इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पर हम डाइल्यूट कर सकते हैं शेयर को, यानी कि उनका प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आए, एक स्ट्रेटेजिक कंपनी और एक नॉन स्ट्रेटेजिक कंपनी है सेक्टर। तो फिलहाल जो स्टेटस है इसमें कहा गया है कि 3 तरीके के जो सेक्टर हैं, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एमुनेशन, ये जो सेक्टर्स हैं ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आएंगे, इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो भी सेक्टर बचा वो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आएगा, जहां पर प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, उनके शेयर डाइल्यूट हो सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज इंडिया का पहला गैस एक्सचेंज है जो कि होली सब्सिडरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। ठीक है, होली सब्सिडरी का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट, इसका जो मालिकाना हक है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का है। अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसी तरीके से गैस एक्सचेंज भी है। यहाँ पर जो नेचुरल गैस है उनकी खरीद बिक्री की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड, ये स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट दोनों में डील किया जाएगा। अब स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, इकोनॉमी के ही, वहाँ पर एग्जाम्पल देके। अब इसमें दूसरा चीज़ क्या है, इसमें है इम्पोर्टेड नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस केवल जो इम्पोर्ट होके आएंगे केवल उन्हीं को इस एक्सचेंज में डील किया जाएगा। अदरवाइज जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे, उन नेचुरल गैस को यहाँ पर डील नहीं किया जाएगा। उनके प्राइस डिसाइड करने का काम गवर्नमेंट करेगी। तो ये एक्सक्लूसिव तरीके से याद रखना है कि केवल इंपोर्टेड नेचुरल गैस ही इस गैस एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगे। तो इसके लिए 3 हब बनाए गए हैं, गुजरात में 2 हब और आंध्र प्रदेश में 1। गुजरात में दहेज एंड हाजीरा और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, यह हब बनाए गए हैं जहां पर ये ट्रेडिंग की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसकी अभी हम पहले बात की थी पिछले वाले स्लाइड में। ये इंडिया का पहला एंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है जिसको रेगुलेट करने का काम करती है CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो एनर्जी से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग होती है, जैसे कि अभी हमने देखा गैस के केस में, उसी तरीके से पावर ट्रेडिंग भी होती है हमारे यहाँ, तो वो भी इसके अंडर में ही आती है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमोडिटी, एग्रीकल्चर कॉमोडिटी से रिलेटेड एक इंडेक्स है या एक्सचेंज है जिसको एग्रीडेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये इंडिया का पहला एग्री फ्यूचर इंडेक्स, अगेन फ्यूचर, और इसको फॉरवर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर फ्यूचर की जगह पर फॉरवर्ड भी लिख के आए तो ये सही होगा। तो अगेन वही चीज़ है जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट। तो यहाँ पर
गैस जो है ये दोनों जगह डील होगा, स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में भी, लेकिन यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होगी वो केवल फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट में ही डील होगी। अगेन ये क्या होता है, फर्स्ट पार्ट आपको देखना होगा, वहां पर मैंने समझाया हुआ है। इसको लॉन्च किया गया एनसीडीएक्स के द्वारा, यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के द्वारा। यहाँ पे 10 एग्रीकल्चर कमोडिटीज को लिस्ट किया जाएगा जिनकी ट्रेडिंग की जाएगी, और ये जो 10 लिक्विड कमोडिटीज होंगे ये दोनों खरीफ फसल या फिर जो राबी सीजन के क्रॉप्स होते हैं ये दोनों से संबंधित होंगे। तो ये 10 जो कमोडिटीज हैं ये कौन कौन से होंगे ये आपको याद रखना है। कैस्टर सीड, चना जिसको ग्राम भी कहते हैं, कोरिएंडर, कॉटन सीड ऑयल केक, गुआर गम, गुआर सीड, जीरा, मस्टर्ड सीड, रेप सोया ऑयल एंड सोयाबीन। ठीक है, ये 10 कमोडिटीज हैं जिनमें यहां पर ट्रेडिंग की जाएगी फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट में। नेक्स्ट देखते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ये किस लिए है, जब आप अपने देश से बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं आप, तब अब्रॉड जाएंगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पैसा निकालना पड़ेगा वहां पे जाके। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितने पैसे निकाल सकते हैं वो बताया गया है आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के द्वारा, जो कि 2004 में लॉन्च किया गया था। तो इस स्कीम के तहत एक इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर एक साल में, ठीक है, इन वन फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख निकाल सकता है मैक्सिमम। अब ये $2.5 लाख वो कितनी बार में निकालेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी निकालने की, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे तो आप 5 बार में ही निकाल लीजिए इसको, या फिर आप 10 बार में निकाल लीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है। इसके अलावा रेसिडेंट जो है वो पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी यहां पर हो सकता है। ओके, और ये किस पर अप्लाई नहीं होगा, ये इसमें मिस हो चुका है शायद। ठीक है, ये किस पर अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं होने की अगर हम बात करें तो जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स पर ये अप्लाई नहीं होगा। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होगा। जो ट्रस्ट होते हैं या फिर जो पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, ये उन पर भी अप्लाई नहीं होगा। किस कंट्री में आप इसको यूज नहीं कर सकते, वैसी कंट्री जो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा नॉन कंप्लायंस कंट्रीज के तौर पे कैटेगराइज होती हैं, वहां पर भी इसका यूज नहीं कर सकते। तो मेनली नॉन कंप्लायंस वाली कंट्रीज वो होती हैं जो पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग में यूज करती हैं, तो वहां पर भी इसका यूज नहीं कर सकते। इससे और आप क्या क्या नहीं कर सकते, फॉरेन करेंसी खरीदनी हो, ठीक है, फॉरेन करेंसी खरीदनी हो वो आप नहीं कर सकते, कहीं लॉटरी वगैरह खरीदनी हो वो आप नहीं कर सकते, यानी कि मेनली इलीगल वर्क्स ये आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये आप कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं जो आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, अप्लाई कहाँ पर नहीं होगा ये चीज़, और कौन सी कंट्री में अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जिन कंट्री को नॉन कंप्लायंस कंट्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो केवल इंडिविजुअल या इंक्लूडिंग माइनर ये इतने पैसे आप एक फाइनेंशियल ईयर में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।